तो आज इस वीडियो में हम जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रेनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ये चैप्टर चालू करने वाले हैं अभी, जो ट्वेल्थ के हिस्ट्री का है। तो इसके हम एक्सरसाइज अभी सॉल्व करने वाले। तो सीधा हम एक्सरसाइज पेज नंबर पे जाते। तो देखो पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है ये, फिलअप जैसा है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा भी करेक्ट है। इन 1440 डैश स्टार्टेड प्रिंटिंग प्रेस। तो 1440 में प्रिंटिंग प्रेस किसने स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा है? ग्यूटेनबर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ग्यूटेनबर्ग आपको दिख रहा है, ये राइट आंसर है। सर्कल कर दिया मैंने, जूम करके भी बता देता हूँ ये आपको। ये देखो, ये वाला राइट आंसर है। कौन सा? ग्यूटेनबर्ग, GUTENBERG। ऑप्शन बी राइट है, ग्यूटेनबर्ग। सेकंड वन क्या है? इन 1609 डैश मेड अ मॉडिफाइड टेलीस्कोप। तो 1609 में मॉडिफाइड टेलीस्कोप किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। इसका राइट आंसर कौन सा है? गैलीलियो। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन सी, गैलीलियो। ठीक है, ये भी हो गया अभी राइट आंसर, ये भी हो गया। तो अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? डैश वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू सर्कमनेविगेट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को किसने ऐसा ढूंढा था, उसके सराउंडिंग में, या कौन गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बार्थोलोमेव डाइस। ठीक है, बार्थोलोमेव डाइस। थर्ड ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, बार्थोलोमेव डाइस। ये देखो सर्कल कर रहा हूँ मैं, देख लो एक बार, ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अभी बी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बी का, इसमें 4 क्वेश्चन है, मतलब पैर से, उसमें से एक पैर रॉन्ग है, तो हमें वो बताना है कौन सा वाला राइट है। ठीक है, तो देखो पहला क्या दिया है ग्रुप ए और ग्रुप बी में? पहला जॉन के का पैर क्या दिया है? फ्लाइंग शटल। जॉन के का क्या दिया है? फ्लाइंग शटल, तो ये राइट है। सेकंड वन क्या दिया है? सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन के सामने क्या दिया है? कॉटन गिन। ठीक है, कॉटन गिन दिया है, ये रॉन्ग है, सेकंड वन रॉन्ग है। सैमुअल क्रॉम्पटन का क्या आएगा? स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग म्यूल। ठीक है, स्पिनिंग SPINNING, स्पिनिंग म्यूल MULE, स्पिनिंग म्यूल। ये इसका राइट आंसर मैं देखो लिख के भी बता देता हूँ आपको स्पेलिंग। सैमुअल क्रॉम्पटन का क्या आएगा? स्पिनिंग म्यूल। ठीक है, ये देखो SPINNING, स्पिनिंग म्यूल, MULE। ये देखो इसका राइट आंसर है। तो सैमुअल क्रॉम्पटन के सामने आपको क्या लिखना है? स्पिनिंग म्यूल, कॉटन गिन कट करके, या फिर ये रॉन्ग है, स्पिनिंग म्यूल लिखना है। थर्ड वन क्या है? एडमंड कार्टवराइट। इसका आंसर क्या है? पावरलूम। ठीक है, पावरलूम, ये राइट है आंसर। जेम्स वॉट का क्या दिया है? स्टीम इंजन, ये भी राइट है, मतलब सेकंड वन रॉन्ग था हमारा। तो उसका राइट क्या है? सैमुअल क्रॉम्पटन का स्पिनिंग म्यूल। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, इवेंट्स और नेम्स। ठीक है, पर्सन्स। तो पहला क्या दिया है? फादर ऑफ द एम्पिरिकल साइंस। तो फादर ऑफ द एम्पिरिकल साइंस कौन है, किसे बोला जाता है? गैलीलियो को। ठीक है, गैलीलियो। गैलीलियो का स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूँ, इधर देखो फिलिप्स में दिया है गैलीलियो का स्पेलिंग, ये रहा देखो। क्वेश्चन 2 में दिया है फिलिप्स, सेकंड का फिलिप्स है, और उसमें थर्ड ऑप्शन दिया है गैलीलियो का ऑप्शन। तो ये देखो, फादर ऑफ एम्पेरिकल साइंस कौन है? गैलीलियो। स्पेलिंग ये रहा, आपको देख लो एक बार। ठीक है, फादर ऑफ एम्पेरिकल साइंस। सेकंड वन क्या दिया है कि साइंटिस्ट हु टोल्ड द वर्ल्ड दैट द सेंटर ऑफ आवर प्लानिटरी सिस्टम इज द सन एंड नॉट द अर्थ। तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन था वो जिसने हमें बोला कि जो सेंटर ऑफ द मतलब प्लानिटरी सिस्टम है, उसका सेंटर मतलब अर्थ नहीं है, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो अर्थ नहीं है, सन है। सन के सराउंडिंग में सब प्लैनेट्स घूमते हैं, ना कि अर्थ के सराउंडिंग में। तो ये किसने बोला था? ये इसका आंसर है निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस, ये राइट आंसर है। तो ये देखो, अब मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको। तो ये देखो हाईलाइट करके मैंने रखा है स्पेलिंग। तो ये देखो निकोलस कॉपरनिकस का स्पेलिंग ये हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, ब्लू में देखो आप दिख रहा है आपको। तो ये आंसर राइट है।
ठीक है, जिसने बताया कि सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ना कि अर्थ है। तो उसका आंसर क्या आएगा? निकोलस कोपरनिकस। देख लो एक बार आंसर। अभी हम थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन क्या दिया है? द ट्रीटाइज रिटन बाय वराह मिहिर, ठीक है। द ट्रीटाइज रिटन बाय वराह मिहिर। तो इसका भी आंसर क्या है? बृहत संहिता। बृहत संहिता, ये इसका राइट आंसर है। द ट्रीटाइज रिटन बाय वराह मिहिर क्या आएगा? बृहत संहिता। तो स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको स्पेलिंग। तो ये देखो, ये रहा स्पेलिंग, आप दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको स्पेलिंग, तो ये देख लो आप। हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये देखो हाईलाइट कर दिया मैंने। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। किसने लिखा था? वरामिहिर बृहत संहिता, ठीक है। मतलब उन्होंने लिखा नहीं था, ये ट्रीटाइज का नाम है, ठीक है। बृहत संहिता ये नाम है। स्पेलिंग देख लो आप एक बार अच्छे से, ताकि रॉन्ग ना हो स्पेलिंग, ठीक है। और इसको अच्छे से याद करना, स्पेलिंग हार्ड है थोड़ी। तो अभी ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप दिया है। तो पहला क्या दिया है? जियोग्राफिक डिस्कवरीज दिया है। तो इसमें जैसे मार्को पोलो ने किसकी डिस्कवरी की? चाइना की, ठीक है। मार्को पोलो ने किसकी डिस्कवरी की? चाइना। तो मार्को पोलो का ये दिया है बॉक्स, इधर आपको क्या लिखना है? इस बॉक्स के अंदर चाइना लिखना है, ठीक है। CHINA, चाइना, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे मैं इतने ऐसे सिंपल स्पेलिंग का क्यों नाम, मतलब स्पेलिंग बता रहा हूँ वर्ड्स का कुछ, लेकिन क्योंकि बहुत जन को ऐसा रहता है कि स्पेलिंग याद नहीं रहते या आती नहीं है। आपको आ सकती है, लेकिन जो कुछ दूसरे रहते हैं, 1-2 रहते होंगे, उनको आता नहीं, तो इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझना मत कि आपको मैं जिनको मतलब नहीं आता उनके लिए, ठीक है। और अभी मिंगो पार्क का क्या आएगा? मिंगो पार्क ने किसकी डिस्कवरी की थी? नाइजर, ठीक है, नाइजर, ठीक है। तो स्पेलिंग में बता देता हूँ नाइजर का, NIGER, ठीक है। नाइजर का स्पेलिंग क्या है? NIGER, नाइजर, ठीक है। तो अभी थर्ड वन क्या दिया है? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर ने काय का मतलब किसका डिस्कवरी किया था? तो इसका क्या आंसर है? मैडेरा एंड एजोर्स। मैडेरा एंड एजोर्स। तो इधर मैं स्पेलिंग लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि स्पेस कम है, या फिर स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है स्पेलिंग, क्योंकि ज़्यादा 2 वर्ड्स का है, ठीक है। 2 मतलब ऐसा वर्ड है। तो मैं आपको इधर मैं बता देता हूँ टेक्स्ट बुक में से। तो ये देखो, ये रहा स्पेलिंग, आप अच्छे से एक बार देख लो इस स्पेलिंग को, ठीक है। ये रहा स्पेलिंग, आप देख लो। मैडेरा एंड एजोर्स, मैडेरा एंड एजोर्स इसका स्पेलिंग है। हेनरी द नेविगेटर का क्या आएगा आंसर? मैडेरा एंड एजोर्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लो आप, मैंने जूम करके बता लिया और हाईलाइट भी कर दिया है। तो आपको रॉन्ग अभी स्पेलिंग होना नहीं चाहिए, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो अभी। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? आबेल तस्मन दिया है, ठीक है। आबेल तस्मन दिया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो इधर क्या दिया है? आबेल तस्मन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो इसका मैं स्पेलिंग अभी ज़्यादातर आता ही होगा आपको, तो भी मैं बता देता हूँ। न्यूजीलैंड का NEW और जीलैंड NEW, न्यू जीलैंड ZEALAND, ठीक है। स्पेलिंग मैंने बता दिया, तो लिख लो आप अभी। आबिल तस्मान का क्या आएगा? न्यूजीलैंड। चलो ये भी हो गया हमारा। तो अभी ये चारों हो गया। मार्को पोलो का क्या है? चाइना। मिंगो पार्क का क्या है? नाइजर। और हेनरी द नेविगेटर का क्या है? मैडर एंड एजोर्स।
और लास्ट वन जो आबेल तस्मान है उसका न्यूजीलैंड। तो चलो ये भी हो गया हमारा। अभी क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, राइट शॉर्ट नोट्स यूरोपियन क्रूसेड्स। ठीक है, यूरोपियन क्रूसेड्स। तो ये हमें पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे मिलेगा, पेज नंबर 1 पे मिलेगा। ठीक है, यूरोपियन क्रूसेड्स। तो पेज नंबर 1 पे जाते हैं। तो ये देखो यूरोपियन क्रूसेड्स ये रहा। ठीक है, तो आपको इसमें से यूरोपियन क्रूसेड्स का शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या करोगे आप, ये 1.1 दिया है यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ से ही चालू करोगे। ये जेरूसलम एंड बेथलेहम दिया है, बेथलेहम। तो इधर से आपको चालू करना है और आप किधर तक लिख दोगे, आप कम से कम ये जो पैराग्राफ दिया है ऑफ दिस वॉर्स, इसके एंड तक, या फिर ये जो दूसरा पैराग्राफ दिया है रोमन एम्परर्स, तो इसमें से थोड़ा लिखना है और जो मैंने बताया उसमें से थोड़ा लाइन मतलब कट शॉर्ट करके आपको लिख देना है। या फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तो हो गया। मैं दूसरा वाला भी एक बता रहा हूँ, उसमें पूरा एकदम सही फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, तो वो मैं भी बता देता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगता है वो वाला आप लिखो। ठीक है, तो ये देखो ये रहा आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें पूरा कितना 10 पॉइंट है, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। 9 पॉइंट है, पूरे 9 पॉइंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यह भी आंसर लिखा तो भी सही है। ठीक है, तो मैं जूम करके भी, अगर आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं जूम करके भी बता देता हूँ पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये देखो इतने में आपको कितना दिख रहा है, कम से कम 5 पॉइंट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ठीक है, ले लिया होगा। तो अभी ये 5th से 9th पॉइंट तक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो हो गया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, बस ले लिया। तो ये देखो पूरा 10 पॉइंट से उसमें थोड़ा वो पहला बताया था उसमें थोड़ा 1 पॉइंट कम था, तो ये 10th पॉइंट ये रहा। अब ये देखो जूम करके बता रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, तो सेकंड वन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स का सेकंड वन क्या दिया है कि मेटलर्जी इन यूरोप, मेटलर्जी इन यूरोप। यह आपको आंसर पेज नंबर 4 पे मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 4 पे हम जाते हैं अभी सीधा। तो ये देखो पेज नंबर 4 पे हम आ गए। तो इधर मेटलर्जी इन यूरोप किधर दिया है, ये रहा राइट साइड में लास्ट पैरा दिया है मेटलर्जी इन यूरोप। देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है। ठीक है, ये देखो दिख रहा होगा आपको मेटलर्जी इन यूरोप। तो ये पूरा पैरा आपको लिख देना है। ठीक है, ये पूरा पैरा इनफ है, इतना हो गया, क्योंकि देखो इधर आगे तो है नहीं, कुछ है नहीं। तो ये पूरा पैरा आप लिख दो, आपके शॉर्ट नेट के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए इनफ है। तो ये पूरा हो गया। ठीक है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो वाला लिख दो, जो आपको सूटेबल या ठीक लगता है वो वाला लिखो। ठीक है, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कितना कम से कम 6 पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला भी लिख लो या वो वाला लिख लो, दोनों के लिए दोनों भी ठीक है। आपको जो होता है अच्छा वो लिख लो। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। तो रीजन के साथ हमें ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्या दिया है कि द यूरोपियन रेनेसेंस इज सपोज टू हैव रीच इट्स जेनिथ इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। तो इसका ओपिनियन जो आपको लेना है, या फिर सॉरी रीज़न, तो वो आपको रीज़न कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर 2। ठीक है, सेकंड पेज नंबर पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का वन जो है उसके लिए हम पेज नंबर 2 पर जाएंगे, सेकंड पेज नंबर। तो ये देखो पेज नंबर 2 पे हम आ गए। तो ये देखो इधर दिया है 1.2 में रेनेसेंस पीरियड इन यूरोप। तो इधर दिया है द यूरोपियन रेनेसेंस बिगिन इन द 14th century सी एंड रीच इट्स जेनिथ इन 15th century. These three centuries proved to be foundational stage of culture based on rationalization and science. ठीक है, तो दिस पीरियड गेव अ न्यू डायरेक्शन टू ह्यूमन। ये वाला आपको उधर रीज़न लिखना है। ठीक है, बिकॉज करके आपको इधर से लिखना है दिस पीरियड गेव न्यू डायरेक्शन टू ह्यूमन इंटेलेक्ट, जीनियस एंड वे ऑफ लाइफ। और ये अगर थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो वाला लिख दो। ठीक है,
तो देखो मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये वाला रीज़न लिख दो, ये अच्छा रहेगा। तो इधर दिया है द यूरोपियन रेनेसांस बिगन इन द 14th सेंचुरी, सी इट रीचेड जेनिथ इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, दिस सेंचुरी लेट द, देखो मैंने वो सेम बताया था, वैसा का वैसा है, खाली पॉइंट वाइज इसमें दिया है। तो ये वाला लिख दो और तो चलेगा, ये भी लिखा तो कोई नहीं। तो इसमें कितना पॉइंट है, कम से कम 8 पॉइंट है, ठीक है। तो 8 पॉइंट ये लिख लो, जूम करके भी मैं बता देता हूँ एक बार आपको। देखो कितना अभी 5 पॉइंट दिख रहा है अभी, और थोड़ा अभी ये नीचे का। तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लो, ठीक है। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने अभी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगन इन द इंग्लैंड, ठीक है। तो इसका पेज नंबर 8 पे मिलेगा आपको आंसर, पेज नंबर 8 पे मिलेगा। तो ठीक है, 8 पे जाते हैं हम अभी। तो ये देखो इधर दिया हुआ है पेज नंबर 8 के ऊपर, ये देखो लास्ट का पैरा दिख रहा है। इन इंग्लैंड द एटमॉस्फेयर वाज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लार्ज अमाउंट्स ऑफ आयरन ओर और कोल वेयर अवेलेबल, द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वाज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन, विद दिस फेवरेबल कंडीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश इन द इंग्लैंड। तो इस वजह से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहला इंग्लैंड में, क्योंकि उधर सब क्लाइमेटिक कंडीशन वो सब सूटेबल भी था, तो ये रीज़न थे। तो अभी ये वाला लिखो, या फिर मैं जो दूसरा बताने वाला हूँ वो वाला लिखो, ठीक है। तो ये देखो ये रहा वो आंसर। तो इसमें से पूरा ये स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम पूरा 8 पॉइंट है, अच्छे से दिया हुआ है। तो ये वाला लिख दो, चलेगा ये भी। तो इधर दिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिकेट द ट्रांजिशन फ्रॉम, ये पहला जो लाइन है ये कट किया, पहले जो 2 लाइनें ये कट करके सीधा पॉइंट वाइज पॉइंट से आप चालू कर दो आंसर, इतना बड़ा फालतू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लो आप, मैं जूम करके बता रहा हूँ। तो इन इंग्लैंड द एटमॉस्फेयर वॉज सुटेबल, देखो सेम वही दिया है, फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लार्ज अमाउंट्स ऑफ आयरन ओर एंड कोल वेयर अवेलेबल, द ह्यूमन क्लाइमेट ऑफ वॉज प्रोड्यूसिंग यान। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी, इतना मैं पढ़ूंगा तो क्या वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका भी अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप, पूरे 8 पॉइंट आ गए आप ही, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, स्टेट योर ओपिनियन बोला है। द यूरोपियन नेचुरल साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है। तो इसका ओपिनियन आपको या तो पेज नंबर 4 पे मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 4। तो ये देखो पेज नंबर 4 पे हम आ गए। ये देखो पेज नंबर 4 पे दिया है, 1.3 में दिया है कि इट इज सेड दैट द यूरोपियन नेचुरल साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, द साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी पुट एम्फोसिस ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपको किधर से लिखना है सीधा, द साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी put emphasis on the following things. First, to prove that scientific principles established by empirical experiment are true despite time and space. Or second point, to convert the emergent scientific rules into formulae. Or third, to create a new scientific parlance and so on. These efforts help the progress of science. ये कट कर दो। तो इतना ही लिखना है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाला लिखो, ठीक है। तो ये देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी उसके जैसे सेम टू सेम है, कुछ नहीं। खाली आपको एक पूरा सेम आंसर कैसा रहता है, आंसर आप नोटबुक में कैसा लिखते हैं, सेम वैसा का वैसा लिखने के लिए आपको दिया है, ताकि आपको कुछ मतलब ऐसा सोच के या टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, सीधा इधर से आप डेट तो एकदम सेम टू सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी अच्छा है, ठीक है। चलो हो गया अभी आपका। तो क्या दिया अभी क्वेश्चन नंबर 6 का, टू द इकोनॉमी बेस्ड ऑन सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्टेड इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड आल्सो इम्पीरियलिज्म। तो ये ओपिनियन, इसके लिए आपको आंसर पेज नंबर 8 एंड 9 पे मिलेगा, ठीक है, 8 एंड 9 पे। तो कैसा, पेज नंबर हम 8 पे जाते हैं अभी। पहला तो इधर क्या दिया है देखो, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अरेस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ राइवल नेशन अलोंग विथ फर्वेंटली परसुइंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वंस ओन नेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना ये लिख के, और फिर बाद में आपको किधर लाना है सीधा, ये देखो इधर आना है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियल concepts ऑफ रेशियल सुपरियरिटी, एग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी सपोर्टेड फर्दर ग्रोथ ऑफ imperialism। तो
ये इस तरह से आप ओपिनियन ये बना के, ये सब मैंने जो बताया लाइंस रीड आउट किए वो आप लिख सकते हो। या फिर आपको नहीं जम रहा है तो फिर वैसे भी मैं दूसरा ऑप्शन आपको देता ही हूँ, जो आंसर में वो सेम टू सेम आंसर रहता है वो वाला मैं बता दो, तो वो मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा, देखो ये रहा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म बिगन द विशियस सर्कल ऑफ कंटिन्यूसली कैप्चरिंग न्यू मार्केट प्लेसेस, सर्चिंग फॉर सोर्सेज ऑफ चीप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू मेंटेन एंड अनब्रोकन चेन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये पूरा दिया है, 3 पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके भी आपको दिख रहा होगा, फिलहाल नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करके आप बता दो, ताकि मैं आपको आंसर उधर ही कमेंट में बता सकूँ, आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो ये देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया होगा आपने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 अभी लास्ट वन है, तो इसमें क्या पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो पहला कहते हैं एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन क्रूसेड्स। तो इसके कॉजेज और इफेक्ट्स बताने हैं हमें, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 1 और 2 पे मिलेगा, ठीक है। तो पेज नंबर 1 और 2 पे जाते हैं हम अभी, स्टार्टिंग में एकदम चैप्टर के। तो ये देखो पेज नंबर 1 पे आ गए हम, ठीक है। तो कॉजेज़ के लिए पहले आप क्या करोगे कि ये पहला जो दिया है 1.1 में जेरूसलम बेथलेहम, ये वो ये पैरा लिखना है, फिर बाद में आप क्या कर दो सपोर्टिंग ऑफ द क्रूसेड्स, इधर से स्टार्ट करके सपोर्टिंग द क्रूसेड्स, ये मतलब ऐसा टाइटल नहीं लिखना है, सीधा आपको किधर से करना है द कॉमन पीपल इन यूरोप, इधर से करके आपको ये जो सेकंड पैरा रोमन एम्परर, ये पूरा पैरा लिख के इतना कॉजेस में लिख देना है, ठीक है। और फिर बाद में इफेक्ट्स का जो पूछा है वो आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 2 पे। ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स दिया है, ये इफेक्ट्स आएगा, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स के अंडर आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमको जो कितने दिए 3 पैरा दिए है, तो सब में से दो दो तीन 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 लाइन करके, तीनों पैराग्राफ में से 3 3 लाइन करके आपको निकाल देना है, जो एकदम ठीक लगता है आपको, क्योंकि अभी 12th में हो, आपको इतना तो थोड़ा आइडिया मिल जाता होगा ना कि अब मतलब कौन सा लाइन एकदम सही रहेगा। तो 3 6 9, तो 9 लाइन हो जाएगी आपको इसके लिए भी, ठीक है। तो ये लिख दो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको वैसे भी दूसरा आंसर बता देता हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये रहा, देखो आंसर मैंने जो बताया यूरोपियन क्रोसेट्स का, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। तो अगर दिख रहा होगा अभी ऐसे में जैसा मैं बता रहा हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी मैं अगर किसी को अगर बाई चांस नहीं दिख रहा होगा तो उनके लिए मैं जूम करके भी बता देता हूँ, ताकि आप भी थोड़ा आधा आधा करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो पहला मैं कितना बताता हूँ, 4th पॉइंट तक बता दे रहा हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका यूरोपियन क्रूसेड्स करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम नीचे जाते थोड़ा, 5th से लेके लास्ट तक, 5th से लेके 9th पॉइंट तक है, ठीक है। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो हम आगे आगे बढ़ते, अभी थोड़ा इस क्वेश्चन का ही आधा वाला आंसर बाकी है अभी, ठीक है। तो ये देखो 9th पॉइंट क्या है, द क्रूसेड्स वर अल्टीमेटली डिफीटेड बाय द तुर्क्स इन 1817, सलादीन द सुल्तान ऑफ इंग्लैंड इजिप्ट डिफीटेड, ये दूसरे इसका आंसर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उधर आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ये देखो उसका अभी कंटिन्यूएशन है, सुल्तान ऑफ इजिप्ट डिफीटेड द क्रूसेड्स बाय कॉन्करिंग ऑफ जेरूसलम, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आधा ये हो गया, ठीक है, और अब आधा ये वाला अभी, ठीक है। द क्रूसेड्स आर फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स आएगा, उसके अंडर ये आएगा, ठीक है। हेडिंग या तो ये वाला दे दो या फिर इफेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स ये करके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखो पूरा 8 पॉइंट है, तो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप, और एक बार अभी ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट पूरा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो अभी हम जो लास्ट क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर का, सेकंड वन, उस वो हम सॉल्व करते हैं अभी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड। तो ये आपको आंसर पेज नंबर 1 पे मिलेगा, सॉरी पेज नंबर 4 पे मिलेगा, 1.3 और 1.4 के अंडर मिलेगा, ठीक है। तो पेज नंबर 4 पे हम जाते हैं अभी। तो ये हम आ गए पेज नंबर 4 पे हम आ गए।
तो पहला वाला आंसर किधर मिलेगा, मतलब सॉरी उसमें दो, जैसे कि तो उधर देखो हमें कैसा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस का पूछा था, और क्या पूछा था कि साइंटिफिक इन्वेंशंस इन वेरियस फील्ड्स, वो वाला पूछा था। तो हम इस तरह पार्टीशन करके हम लिखेंगे। तो पहला तो हम कैसा कि जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस हुआ वो वाला आंसर आपको 1.3 में मिलेगा, ठीक है। इट इज सेड दैट द यूरोपियन नेशनल साइंटिस्ट नेचुरल साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी लेड द फाउंडेशन, ये वाला आपको इधर तक, ये पूरा पैरा किधर तक आप लिखोगे, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। 1.3 आपको पूरा लिखना है, लेकिन कुछ 2 3 या 4 लाइन आपको कट आउट करनी है, जो कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो कट हो गया। तो अभी हम सेकंड हेडिंग की तरफ चले गए कि क्या था उसका, साइंटिफिक इन्वेंशंस ड्यूरिंग दिस, ठीक है, इन वेरियस फील्ड्स। तो इसका आंसर आपको पहला तो क्या करना है कि आपको इसमें से कुछ ये माइक्रोसॉफ्ट इन्वेंटेड ये सब माइक्रोस्कोप का दिया है, तो ये कम से कम 5 लाइन लिख दो इधर आपको, ठीक है। और फिर बाद में आप किधर से सीधा चालू करोगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें से आपको कम से कम 6 7 लाइन लिख देना है। और फिर बाद में आपको ये मेटलर्जी दिया है, इसमें से आपको पूरा ये सेम टू सेम लिख दो मेटलर्जी का। इसमें 2 3 लाइन कट आउट करनी है तो कट आउट करो, या फिर पूरा लिख दो, ताकि आप ज़्यादा बड़ा लिखोगे ना आंसर तो आपको पूरा तो याद नहीं रहेगा। बाई चांस अगर पूरा याद नहीं रहेगा तो थोड़ा तो याद रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में वो लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने आंसर जो छोटा है वही आंसर इतना याद किया और वो भी याद नहीं रहा, और उससे भी आप कम लिख के आते हो एग्ज़ाम में, तो आपको मार्क्स वैसे डिडक्शन होगा। तो इसलिए जो थोड़ा आंसर बुक में ज़्यादा ही लिखो, और फिर बाद में आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा पूरा चैप्टर हो गया। अभी मैं जो इसका रिटर्न आंसर है वो वाला आपको एक बार बता देता हूँ, या तो ये लिखो या वो वाला लिखो, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा छोटा दिया आंसर, एकदम कम से कम 9 पॉइंट का दिया है। तो अगर वो आपको लिखना चाह रहे हो तो वो लिखो, और ये अगर लिखना चाहते हो तो ये लिखो। और इसमें थोड़ा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और मेटलर्जी का जो दिया हुआ है वो एडअप कर दो। देखो मेटलर्जी का तो आपको आंसर पहले ही मतलब लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 4th में उसका आंसर था मेटलर्जी इन यूरोप। तो ये तो आपको लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हुआ ना, मतलब क्योंकि वो पहले से आपका लर्न हो गया है, तो इसमें ये एडअप करो पॉइंट, तो थोड़ा बड़ा रहेगा आंसर, तो आपको बेनिफिट होगा। तो इसमें ये वाला देखो, ये अब ये वाला लिख दो आप, ठीक है। और वो उसमें से थोड़ा ऐड अप कर दो, या फिर जो आपको ठीक लगता है। तो इसमें देखो 5 पॉइंट आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अभी ये जो बाकी के पॉइंट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अभी एक बार पूरा, तो चलो ये अभी चैप्टर पूरा हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 1 भी हो गया। तो हिस्ट्री का जितना भी एक्सरसाइज है ये सॉल्व कर दिया। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर 8 वहाँ तक पूरे आपको सब चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। और अगर कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा पूरा, ठीक है। और फिर बाद में अगर कुछ दूसरा भी सब्जेक्ट का कुछ आंसर चाहिए रहेगा तो मैं वो भी बताऊँगा। और जैसे फ़िलोसॉफी आपका जो चैप्टर है मतलब सब्जेक्ट है उसका मेरे को मिलने मतलब PDF मिला है, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, और मेरे पास बुक नहीं है। अ, तो अगर और कभी हो जाता है मतलब वो PDF अच्छे से ओपन हो पाता है तो मैं उसका भी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके बता दूंगा। और ठीक है, थैंक यू, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए।